नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यूपीपीसीएस 2023 प्लस यूपीपीसीएस आरओ समीक्षा अधिकारी जिसको आप कहते हैं 2022, जैसा कि बताया गया है कि जैसा न्यूज़ भी चल रही है कि यूपीपीसीएस 2023 से पहले आप लोगों को शायद आरओ की परीक्षा देखने को मिल सकती है और एक बड़ी परीक्षा देखने को मिल सकती है। यूपीपीसीएस में जिन लोगों ने अभी तक आरओ नहीं दिया है, मैं जनरली बता दूं कि आरओ का जो परीक्षा का स्तर होता है वो बिल्कुल पीसीएस की तरह होता है, बस उसमें थोड़ा सा हिंदी होती है अलग से, उसका पेपर अलग होता है। बाकी जो 140 क्वेश्चन होते हैं वो जीएस के होते हैं। जैसे 150 क्वेश्चन इस जीएस पेपर 1 में आते हैं, वैसे ही उसमें 140 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, 60 नंबर की हिंदी होती है अगले पेपर में। खैर, यूपीपीसीएस में आरओ की परीक्षा के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो में लेके आ जाऊंगा, लेकिन अभी आपको क्या देखना है कि यूपीपीसीएस के लेकर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को ना एकदम नोट लगा के रख लीजिए, है ना, कि ये चीज़ें आपको लाइफ में करनी है। जब तक आप पीसीएस या आयोग या किसी भी राज्य में रहते हैं और उस राज्य के आयोग की परीक्षा को, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम को क्लियर करना है, तो आपको करंट अफेयर को डेली लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा। एक चीज़, हम अमूमन एक वर्ष तक का करंट अफेयर देखते हैं, लेकिन जब आप, क्योंकि इस तैयारियाँ लंबी होती हैं, तो इसमें आपको हमें डेली लाइफ में इसको करंट अफेयर को उतारना पड़ता है ना। जब परीक्षा का सब कुछ क्लियर हो जाए तब तेजी से करंट अफेयर ज़्यादा रिवाइज कर लो, लेकिन हम डेली बेसिस से पढ़ते रहेंगे तो जब हमारे पास मैगजीन वाले करंट अफेयर आएंगे ना, तो हमको इजी लगेंगे, वो हमको लगेंगे ये देखे हुए हैं। तो करंट अफेयर को एक डेली लाइफ का पार्ट बना लीजिए। एक चीज़, अखबारों से पढ़िए, जरूरी नहीं उसका नोट्स बनाइए, अखबारों से पढ़िए जरूर। मेरे लेक्चर अगर आप देख रहे हैं तो आपका 1 वर्ष से करंट, किसी परीक्षा में वो करंट अफेयर्स उससे बाहर आएगा नहीं। मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ही कराता हूँ। डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ने के कुछ फायदे कुछ नुकसान भी हैं। कई बार हम जो बहुत गैर जरूरी चीज़ें होती है उस पर भी ज़्यादा स्ट्रेस देने लगते हैं, जिससे हमारा क्वालिटी टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाता है और सब्जेक्टों के लिए। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अभी हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं यूपीपीसीएस के लिए करंट अफेयर से, लेकिन अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले तो आरओ का एक डेडिकेटेड वीडियो होगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आपको बाइसेक्ट करके चलना है, चीज़ों को बांटना है 2 हिस्सों में। कुछ विषय ऐसे हैं जो कि हमेशा, जिससे रिपीटिशन ज़्यादा होती है, जहाँ से आप एक लिमिटेड मटेरियल पढ़ के अच्छा हिस्सा निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका साइंस का पोर्शन हो गया, जैसे कि आपका पॉलिटी का पोर्शन हो गया, जैसे कि आपका एनवायरनमेंट का पोर्शन हो गया। आपको मैं बता दूं कि आप किसी भी बार भी, कितनी बार यूपीपीसीएस दीजिए, एमपीपीसीएस दीजिए, बिहार पीसीएस दीजिए, 50 से 60 क्वेश्चन, मतलब 40 से 45% क्वेश्चन, एटलीस्ट 35 से 40-45% क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे लगभग, जो वो हर बार पब्लिक डोमेन में होते हैं और रिपीट होते हैं, और वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए। वो हमको बिल्कुल रेडी रख के रखने होंगे। वो तब रेडी होगा जब हम अच्छे से उसको पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर अच्छे से करते रहेंगे। तो अगर आप मेरे लेक्चर्स करते हैं तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं, हमारा डेडिकेटेड जो क्लासेस हैं यूपीपीसीएस 2023 के लिए, वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, और उसी समय शायद हम लोग आरओ के लिए भी शुरू करें चीज़ों को। तो इस तक आप लगे रहिएगा। जो जनरली जो क्लासेस होती हैं वो तो होती ही रहेंगी। अब करंट अफेयर्स को लेकर स्टार्ट करते हैं, और इन करंट अफेयर को पढ़ने से आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें छोड़नी है करंट में। वो ज़्यादा ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। चलिए, किसी भी भाषा के हो, ये मत सोचिए कि मैं हिंदू नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो पिछड़ जाऊँगा, है ना। अच्छी चीज़ों को नॉर्मली पढ़िए। दिन भर में आप 20 मिनट भी दे देंगे, करंट अफेयर आपका हो जाएगा। चलिए, बांग्लादेश और भारत के बीच में ट्रेन सेवा। देखिए, भारत, आपको देखो, हम जब गेस करने लगते हैं ना, चीज़ें वहीं से आती हैं। भारत जो है अपने पड़ोस में बहुत ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन लेता है, क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वहाँ के इर्द गिर्द घूमती है। अब वेस्ट में जो हमारे अलाइज हैं वो सिचुएशन वहाँ बहुत ख़राब है, जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो भारत का पूरा फोकस ईस्ट की ओर है। अगर आप देखेंगे, चाहे बिम्स्टेक सम्मेलन हो, चाहे आसियान को लेके भारत की सक्रियता हो, इधर जो पूर्व के हमारे जो सहयोगी देश हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, दिया जा रहा है लगातार। बांग्लादेश इसी में से एक ऐसा देश है भारत का पड़ोसी जिसके साथ बहुत ज़्यादा बायलैटरल टाइज हमारी इंप्रूव्ड हैं, अच्छे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा चीज़ है कि हमारे और बांग्लादेश के बीच में ट्रांसपोर्टेशन बहुत है। बांग्लादेश बिल्कुल 3 तरफ से हमारे से ही घिरा हुआ है, एक तरफ से पानी है उधर, है ना। तो भारत के बहुत सारे रूट हैं, उसमें नए रूट ऐड होते रहते हैं, कुछ रूट बंद होते हैं, कुछ नए रूट ऐड होते हैं। तो ये क्वेश्चन करंट बनता है। अब देखिए, तो भारत, अगर हम बस रूट देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 5 बस रूट हैं कोविड से पहले जो चल रहे थे। उसमें से कुछ बस रूट कोविड के दौरान बंद कर दिए गए थे सिक्योरिटी रीजंस को लेके। अभी फिर से 10 जून से ये बस रूट फिर से स्टार्ट कर दिए गए हैं। सब मिला के 5 बस रूट हैं, जिसमें से कि आपको अगरतला से है, असम से है, मेघालय से है, अलग अलग जगहों से आपको बस रूट इसके मिलेंगे, है ना, कनेक्टिविटी के। तो उसको थोड़ा ध्यान देना है। ये 2 बस रूट मैं बता रहा हूँ जो कि कोविड के बाद फिर शुरू कर दिए गए हैं, अखौरा और अगरतला के बीच, बेनीपोल हरिदासपुर के बीच में, ठीक है। एक ये हो गया। जो पुराने रूट है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। एक नई ट्रेन अब स्टार्ट की गई है, साप्ताहिक ट्रेन 1 जून से, मिताली एक्सप्रेस।
जो कि न्यू जलपाईगुड़ी से आपका ढाका तक जाएगी। ठीक है, उसका ध्यान देना। इससे पहले भी 2 ट्रेनें चल रही थी, मैत्री और बंधन, तो 3 ट्रेनें हैं, 5 हमारे पास बस रूट है जो कि बांग्लादेश के साथ हमारा टू एंड फ्रो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन विगत इस वर्ष में पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 100% स्टील स्लैग से, इस्पात में जो कचरा निकलता है, जो वेस्ट होता है, उसका यूज़ करके भारत में पहली बार 6 लेन की रोड बनी है। ये मैंने क्वेश्चन कराया था पीसीएस की प्रिपरेशन के दौरान भी, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ बनी है? सूरत में, सूरत गुजरात में। ये बहुत एक रोल मॉडल एक्टिविटी है, इसलिए ये यूज़ में आ रहा है क्योंकि इसको देखा जा रहा है कि इसका वेस्ट मैनेजमेंट इससे बहुत इंप्रूव हो सकता है। और भारत में जैसे सड़कों का जो जाल है उसको तेज़ी से आगे बढ़ाना है, इसमें वेस्ट मटेरियल का भी अगर हम यूज़ कर सके, अब जैसे कि फुटपाथ वगैरह के लिए जो फ्लाई ऐश वगैरह का यूज़ होता है वो भी इसी का पार्ट माना जाएगा, इसी तरह की ही एक्टिविटी मानी जाएगी। इसके साथ साथ भारत सरकार ने जो इस साल बजट में देखा है आप लोगों ने कि जो गति प्लान जो डेवलप किया है, जिसके अंतर्गत भारत में जो रोड्स हैं वो इस साल करीब 25,000 किलोमीटर की हमें दायरा फिर बढ़ाया जाएगा रोडों का। तो इस तरह की न्यूज़ उसमें सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट बनी रहेंगी। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा जी को आप मिस नहीं कर सकते, हमारे इंडिविजुअल लेवल पे गोल्ड मेडल जीतने वाले बहुत बड़े ओलंपियन हो चुके हैं ये। और अभी जो भी इनकी एक्टिविटी होती है वो वहाँ से क्वेश्चन निकल के आ सकता है। भारत रत्न भी मिला ओलंपिक में, इन्होंने 2020-21 में गोल्ड भी जीता हुआ है, भाला फेंकते हैं, जेवलिन थ्रो, एथलेटिक्स में। और अभी हाल ही में इन्होंने एक कारनामा किया है पोलैंड में, पोलैंड के पाओ नूर्मी में, है ना, जो वहाँ पे स्पोर्ट्स गेम हो रहे थे, उसमें इन्होंने 89.30 मीटर का थ्रो किया है भाला। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत का नेशनल रिकॉर्ड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ इन्होंने एक्चुअली सिल्वर जीता था, देखा जाए तो वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिकॉर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके ऊपर ध्यान देते रहना, यहाँ से कुछ क्वेश्चन को पिक करते रहना। जो देखिए एमिनेंट जो चीज़ें हैं उनको टिक कर, जैसे आप करंट अफेयर कोई कंटेंट अपना रेडी करते हैं, अब नीरज चोपड़ा होगा उसको टिक कर लिया आपने, जो भी कोई एक्टिविटी हो उस साल किया उसी नीरज चोपड़ा वाले पेज पे जाकर लिख दो उसको, इस तरीके से काम ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, अपनी ज़मीन अपनी निगरानी, अपनी ज़मीन अपनी निगरानी, अजान, अपनी ज़मीन अपनी निगरानी। जम्मू कश्मीर में जो लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया गया है उसका इनिशिएटिव है। लैंड रिकॉर्ड का जैसे हम देखते हैं ना कि ऑनलाइन ही सारी ज़मीनों का डेटा उपलब्ध करा था, जैसे यूपी में आप भूलेख देखिए, भूलेख में सारी ज़मीनों का ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन है। भारत सरकार की स्कीम है DILRMP, है ना, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। मतलब जो भी हमारे खाता खतौनी है ना, ज़मीनों की बहुत विवाद होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसका पूरा डिजिटलाइजेशन करने की प्रक्रिया ये भारत सरकार का इनिशिएटिव है। इसी के तहत जम्मू कश्मीर में अपनी ज़मीन अपनी निगरानी के नाम से इनिशिएटिव शुरू किया गया है। मतलब जम्मू कश्मीर का जो लैंड रिकॉर्ड है वो डिजिटलाइज हो रहा है इस स्कीम के तहत। इंपॉर्टेंट है। भारत गौरव, मैंने कराया था कि भारत गौरव के नाम से एक पर्यटन ट्रेन चलाई जाएगी भारत की रेलवे की ओर से, जिसका लक्ष्य होगा कि भारत के जो धार्मिक टूरिस्ट स्पॉट है ना, बड़े टूरिस्ट स्पॉट है, उनको इंटरलिंक किया जाए इस ट्रेन के माध्यम से। तो इसकी जो पहला परिचालन है वो शुरू हो चुका है। कहाँ से कहाँ हुआ? कोयम्बटूर से शिरडी तक, शिरडी के साईं बाबा साईनगर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम, मिताली राज, भारतीय महिला क्रिकेटर, कप्तान और बहुत कुछ। 23 साल का इंटरनेशनल करियर शानदार तरीके से खेलने के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अभी संन्यास ले लिया उन्होंने। मिताली राज जो 1996 में 1996 में 16 वर्ष की आयु में उन्होंने डेब्यू किया था, और सभी फॉर्मेट के अगर रन्स को मिला दिया जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर है। 235 मैच खेले हैं ODI में, वनडे में, और 7805 रन उन्होंने बनाए हैं। सर्वाधिक नहीं, 7805 टोटल रन स्कोर में ODI टेस्ट सबको मिला दे तो सबसे ऊपर है वो। एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि डबल सेंचुरी लगाई है टेस्ट क्रिकेट में। 155 मैचों में भारत की तरफ से इन्होंने कप्तानी की है। ठीक, उसमें 89 करीब मैचों में शायद उन्होंने जीत भी दिलाई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटायर्ड हुई हैं, याद रखिएगा इनको। ठीक है, यहाँ से इनसे क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, पूछा जाएगा गारंटी के साथ। मैं बता दूं, UP TGT के लिए हम लोगों ने ज्योग्राफी का, पॉलिटी का
जो नोट्स और टेस्ट सीरीज ऐप पे डाल दी, चाहे तो आप देख सकते हैं, उसको देख सकते हैं। 40 से अधिक PDF है एक एक विषयों में, ज़बरदस्त कंटेंट, ज़बरदस्त है, आप बस लगाइए उसको। नेक्स्ट, भ्रामक विज्ञापन, जो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट होते हैं, मतलब कि बताने का लक्ष्य कुछ और है, बता कुछ और है। मतलब वो इलायची की ऐड कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली गुटखा बेच रहे हैं, है ना। सोडा की ऐड कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो शराब की ऐड कर रहे हैं, वो इस तरह की। तो इस तरह के ऐड पे सख्ती बरती है सरकार ने। भारत सरकार का एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 2019 का, उसी में अमेंडमेंट किया गया है ना, धारा 18 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अमेंडमेंट किया गया है और इसके तहत अब क्या बोला गया, भ्रामक विज्ञापन देने पे जो निर्माता है उसके ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा, और दूसरी बार गलती करता तो 50 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार में 1 साल के लिए विज्ञापन को बैन किया जाएगा, दूसरी बार अगर ये घटना होती है तो 3 साल के लिए विज्ञापन बैन किया जाएगा, है ना। तो इसकी बहुत नीड है। हम दिखा देते हैं कि इससे ये हो जाता है, लेकिन एक्चुअली कुछ होता नहीं है वो, या ये फेक होते हैं, लोगों को गिमिक करके, और ये ओपनली चलता है, कोई कुछ भी बोल दो, है ना। डॉक्टर का कपड़ा पहन के कोई कहीं भी आ जाता, बोला इसमें ये है, इसमें ये है, ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन वो क्लिनिकली अप्रूवल है कि ना, जो फेक क्लेम्स नहीं करने हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, कपिल वस्तु अवशेष। ये क्वेश्चन यूपीएससी, ये तो यूपीपीसीएस इस तरह पेपर में पूछा जाएगा। कपिल वस्तु विहार में एक्सकवेशन हुआ था 1898 में, कुछ अवशेष मिले थे महात्मा गौतम बुद्ध जो थे उनके जीवन से संबंधित, है ना। वो भारत के नेशनल म्यूजियम में रखे हुए हैं। उसमें से कुछ अवशेषों को मंगोलिया भेजा जाएगा अब, है ना। 14 जून को मंगोलिया में बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। एक्चुअली इंडिया में 16 में थी, वहाँ पे 14 को मनाई गई। और उसी अवसर पे भारत सरकार ने मंगोलिया में एक मठ है, गंदन मठ, वहाँ उस मठ के अंदर एक मंदिर है, बट सागान मंदिर, वहाँ पे कपिल वस्तु जो अवशेष मिले हैं 1898 में, है ना, जो कि भारत सरकार की एक प्रकार से वो है संपत्ति है, उसमें से 4 साक्ष्यों को, 4 अवशेषों को मंगोलिया के गंदन मठ में पहुंचाया गया है, बट सागान मंदिर के अंतर्गत। ये भारत और मंगोलिया के जो रिलेशंस उसको मजबूत करेगा। मंगोलिया में बहुत बड़ी बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, विश्व की जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी सबसे बड़ी रैंकिंग यही देता है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसमें लगातार 10वें साल रैंक 1 पे MIT आया, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, है ना। दूसरे नंबर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन की, तीसरे नंबर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी US की, और तीसरे नंबर पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK की, ठीक है। इसको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट इधर है। इस पूरी QS रैंकिंग में 41 इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं जो रैंक के अंदर आए हैं। इसमें सबसे बड़ी रैंक, जो सबसे अच्छी रैंक जो किसी इंडियन इंस्टीट्यूशन को मिली हुआ है, 155वीं रैंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस को। इससे पहले 186 नंबर पे था। तो लेटेस्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस QS रैंकिंग में इंडिया में सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पे IIT बॉम्बे है, तीसरे नंबर पे IIT दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस को 155 मिला है, बॉम्बे को 172, IIT दिल्ली को 174। इतना जरूर ध्यान देने वाली बात है। आज की करंट में सिर्फ इतनी शुरुआत करेंगे, और KVS PCS इसके लिए लग जाइएगा। UPTGT के लिए आप लोगों को कंटेंट ऐप पे पड़ा हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।